नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हमने प्रायद्वीपीय पठार यानी कि पेनिनसुला प्लेट्यू को कवर किया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार क्या है, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कैसे हुआ, उसके बाद प्रायद्वीपीय नदियों का प्रवाह और फिर भारत के प्रमुख प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। प्रायद्वीप एक ऐसा भूखंड या भूभाग होता है जो तीन तरफ से पानी, समुद्र या महासागर से घिरा होता है और एक तरफ से मुख्य भूमि से जुड़ा होता है। तो अब हम जान लेते हैं कि द्वीप किसे कहते हैं। द्वीप वह भूभाग होता है जो चारों तरफ से पानी, समुद्र या नदी से घिरा होता है। जैसा कि आप इस इमेज से समझ सकते हैं कि जो भूमि है वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो जो भूमि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसी को द्वीप कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं श्रीलंका, मालदीव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सभी पानी से घिरे हुए होते हैं। अब हम जान लेते हैं कि पठार किसे कहते हैं। पठार जमीन का एक समतल और ऊंचा भू आकार का होता है। यह आसपास के इलाके से ज़्यादा ऊंचा होता है। पठार धरती की 1/3 जमीन पर पाए जाते हैं। तिब्बती पठार दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है। इसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। तो अब हम जान लेते हैं कि प्रायद्वीप पठार किसे कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति वाला भूखंड है। प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला व दिल्ली, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों, पश्चिम में गिर पहाड़ियों, दक्षिण में इलायची कार्डमम पहाड़ियों तथा उत्तर पूर्व में शिलांग एवं कार्बी एंगलोंग तक पठार है। प्रायद्वीपीय पठार इसकी ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है। यही कारण है कि प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियों का बहाव पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। अपवाद इसके अपवाद हैं नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहते हैं क्योंकि कई छोटे पठारों और पहाड़ी श्रृंखलाओं के समूह से बना है प्रायद्वीपीय पठार। अब हम एक एक करके सभी इम्पॉर्टेंट प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जान लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। मारवाड़ या मेवाड़ का पठार, इसे मारवाड़ या मेवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार पूर्वी राजस्थान व पश्चिमी मध्य प्रदेश में है। यह अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है। यह मालवा के पठार को अरावली पर्वत से अलग करता है। अब हम जान लेते हैं मालवा के पठार के बारे में। मालवा का पठार बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। मालवा के पठार को राजस्थान में हाड़ौती का पठार कहते हैं। मालवा के पठार का विस्तार दक्षिण में विंध्य संरचना, उत्तर में ग्वालियर पहाड़ी क्षेत्र, पूर्व में बुंदेलखंड व बघेलखंड तथा पश्चिम में मेवाड़ पठारी क्षेत्र तक है। बेसाल्ट चट्टान में अपक्षरण के कारण काली मृदा का विकास हुआ है। अब हम जान लेते हैं बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार का विस्तार दक्षिण में मालवा का पठार, दक्षिण पूर्व में विंध्य संरचना, पश्चिम में मध्य भारत का पठार क्षेत्र तक है। इसका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लगभग बराबर विस्तार है। ग्रेनाइट व नीच चट्टानी संरचना में अपक्षय व अपरदन होने के कारण लाल मृदा का विकास हुआ है। छोटा नागपुर का पठार, इसका विस्तार मुख्यतः झारखंड में है। इसके अलावा दक्षिणी बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला और उड़ीसा उत्तरी क्षेत्र में भी शामिल है। हजारीबाग पठार की चोटी पारसनाथ हिल छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार की सबसे बड़ी नदी है। मेघालय का पठार, मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही पूर्वी विस्तार है जो राजमहल गारो गैप अथवा मालदा गैप के द्वारा अलग हुआ है। इस पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर गारो, खासी, जयंतिया तथा मिकिर पहाड़ियाँ स्थित हैं।
अब हम जान लेते हैं दक्कन के पठार के बारे में। दक्कन का पठार दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह उत्तर पश्चिम की ओर सतपुड़ा और विंध्यन रेंज, उत्तर में महादेव और मैकाल रेंज, पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट से घिरा है। कर्नाटक का पठार कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में पश्चिमी घाट से संलग्न पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र को मलनाड कहते हैं। मलनाड से संलग्न पूर्व में अपेक्षाकृत कम ऊंचे पठारी क्षेत्र को मैदान कहते हैं, जिसमें औसत से अधिक ऊंचे मैदानी क्षेत्र को बंगलुरु का पठार एवं मैसूर का पठार के नाम से जाना जाता है। यहाँ लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है, जिसके लिए बाबा बुदान पर्वतीय क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण है। कर्नाटक का पठार पूर्वी और पश्चिमी घाट की वजह से नीचे से सिकुड़ा हुआ है और आखिर में नीलगिरी हिल्स से यह मिल गया है। कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, शरावती व भीमा यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। अब हम जान लेते हैं तेलंगाना का पठार। कर्नाटक के पठार के पूर्व में स्थित है। यह आर्कियन, धारवाड़ और नीच चट्टानों से मिलकर बना है। तेलंगाना पठार की औसत ऊंचाई 500 से 600 मीटर है। इसका दक्षिणी भाग उत्तरी भाग के मुकाबले ज़्यादा ऊंचा है। इसकी प्रमुख नदियां हैं गोदावरी, कृष्णा और पीनार इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। अब हम जान लेते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान। छत्तीसगढ़ का मैदान, जिसे महानदी बेसिन भी कहा जाता है, इसका विस्तार छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्यों में है। यहाँ पर महानदी और उसकी सहायक नदियाँ शिवनाथ, हसदो, मांड, इब आदि प्रवाहित होती हैं। यह पूरा बेसिन सैल की चट्टानों और चूना पत्थर रस मिलकर बना है। छत्तीसगढ़ के मैदान की ऊंचाई लगभग 200 से 300 मीटर है। यह ऊंचाई पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। अब हम जान लेते हैं दंडकारण्य का पठार। इसका विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना तक है। दंडकारण्य ऊबड़ खाबड़ एवं अनुपजाऊ क्षेत्र है। टीन धातु इस क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख धातु है। यह एक घने वन वाला पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ गोंड, मुरिया, अबुझ, मारिया और हल्बा जनजाति निवास करती है। इसके पश्चिम में अबुझमाड़ पहाड़ियाँ शामिल है और पूर्व में पूर्वी घाट की सीमाएं हैं। रामायण में भी दंडकारण्य वन का उल्लेख है।